नमस्कार साथियों, हम आज प्रथम अध्याय से जुड़ने वाले हैं। इतिहास के प्रथम अध्याय में सबका स्वागत है और हम निरंतर रूप से अब अपनी क्लासों को आगे बढ़ाते रहेंगे और क्रम वाइज तरीके से अपन पूरे अध्याय को भी कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ अपन इसके जो प्रश्न उत्तर होंगे उनके ऊपर भी बात करेंगे। लगभग एक चैप्टर की बात करें अपन तो लगभग 3 से 4 वीडियो बनेंगे। लगभग 3 वीडियो तो लेक्चर के बनेंगे और एक एमसीक्यू बेस्ड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर चर्चा होगी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अध्याय के बारे में, जिसका नाम है आपके ईटियम मनके तथा अस्थियों के बारे में। इसमें अपन हड़प्पा की लगभग जितनी भी जानकारी है उन सब की जानकारी लेंगे। हमने एक पहले क्लास के माध्यम से देखा था, आप सभी अगर उस क्लास को नहीं देखा है, कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, कि सारे जो स्थल है ना उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, कि मैप भर लिया था, है ना, मैप। तो आप भी उस क्लास को जाकर के आराम से देख सकते हैं। इस लिंक इस बायो में दे रखे हैं, तो उसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अपन समय को जाया नहीं करते हुए लगभग 20-25 मिनट के 3 लेक्चर से अपन एक अध्याय को पूरा करेंगे और उतना ही समय अपन एमसीक्यू बेस में भी लेंगे। तो लगभग 4 क्लासें रहेगी, लगभग एक चैप्टर की। ठीक है, तो आज पहले चैप्टर का पहला पार्ट आपके सामने है ईटियम मनके तथा अस्थियां। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे, ईटियम मनके तथा अस्थियों के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता का यह चैप्टर है। हड़प्पा यानी कि 2600 ईसा पूर्व से लगा करके 1900 ईसा पूर्व तक की इसके अपन जानकारी लेंगे इसमें टोटल। ठीक है, चलिए अध्याय 1, जिसमें अपन इस अध्याय में देखेंगे कि आरंभ में क्या हुआ था हड़प्पा सभ्यता की। देखिए, पृथ्वी की बात करें अपन तो इसमें प्राचीन सभ्यता थी, किसी कारणवश वो समाप्त हो गई। वो कारण भी अपन पढ़ेंगे। अब वो शुरुआत के उसकी बात करेंगे, जैसे इसका कालखंड जो होगा वो होगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, ये इसका पूरा कार्यकाल रहेगा। ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है, माइनस में चलता है। तो इस लगभग अपन बात करें 700 साल के घटनाक्रम को अपन इस अध्ययन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। उनके उनकी जो शुरुआत का काल कहें, तो शुरुआत में वो कैसे थे, आरंभ में कैसे थे, उसके बाद उनके रहन सहन के तरीके कैसे थे, उनके खान पान के तरीके कैसे थे, उनका नगर नियोजन कैसा था, है ना, उनके धार्मिक रीति रिवाज, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और अंत में बात करेंगे कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। और अंत में इस अध्याय के अंत में ही दे रखा है कि कनिंघम के बारे में, पुरातत्व विभाग के बारे में पढ़ेंगे अपन, और इसकी खोज के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो ये इसका पूरा मैटर रहेगा। तो देखिएगा, इस सभ्यता की इस अध्याय का बात करते हैं आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा शब्द है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। यानी कि अपन ये नहीं कह सकते कि 2600 ईसा पूर्व से कोई संस्कृति नहीं थी। 2600 ईसा पूर्व से भी बहुत सारी संस्कृतियां थी। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की अपन बात करते हैं तो पहले भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड है ना, बर्तन के बारे में शैलियों से संबंधित थी, तथा इनके संदर्भ में हम कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, प्राचीन समय की बात करें इस हड़प्पा से भी प्राचीन समय के, तो अपने को उस समय की कृषि के बारे में, पशुपालन, जैसे पाषाण काल में पशुपालन तो शुरू हो गया था, है ना, शिल्पकारी के भी साक्ष्य मिलते हैं। ये मतलब हड़प्पा से पहले की बात कर रहे हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी, इसमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। यानी कि 2600 ईसा पूर्व या 2600 ईसा पूर्व से हमें साक्ष्य तो मिले, लेकिन बड़ी बस्तियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस कारण अपन ये कह नहीं सकते कि इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों के तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। ठीक है, ये हड़प्पा शब्द है। आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता। आरंभिक हड़प्पा का कार्यकाल क्या रहेगा, 2600 ईसा पूर्व। ठीक है, आरंभिक हड़प्पा और इससे पूर्व की बात करें अपन तो बीच में क्रम थोड़ा सा भंग है। ठीक है, हमें पूर्णतः जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हमें इस यहां से प्राप्त होती है। तो ये हड़प्पा के आरंभ की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, बीच में क्रम नहीं मिलता, लेकिन उनके अपने को अवशेष जरूर मिलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन इन हड़प्पा वासियों, यानी कि ये जो कार्यकाल रहेगा 2600 ईसा पूर्व से लगा करके 1900 ईसा पूर्व।
इसके मध्य हड़प्पा निवासी थे, नगरीय सभ्यता थी। इनके निर्वाह के तरीके कैसे थे, ये जीवन निर्वाह किस प्रकार से करते थे। देखिए पार्ट को अच्छे तरीके से आराम से पढ़े, क्योंकि एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान आपका पूरा क्लास में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए निर्वाह के तरीकों की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों, जानवरों जिसमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे, ठीक है। अपन सीधा आ गया कि हड़प्पा वासियों का भोजन में बात करें तो मछली शामिल थी, साथ ही साथ जानवरों में मुख्यतः मछली खाते थे, और कई प्रकार के पेड़ पौधों से उत्पादन प्राप्त होता था, फल, तो उनको भी वो ग्रहण करते थे, ठीक है। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज पुरातत्व आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। जले हुए अनाज मिले हैं, जले हुए अनाज मिले, इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो खाना पका करके खाते थे, तो इस बारे में भी अपन को जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए प्राप्त हो पाए, ठीक है। इसका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो इसके विशेषज्ञ होते हैं। प्रश्न आएगा कि जैसे अनाजों के बारे में या फिर यहाँ के वनस्पतियों के बारे में, इनके खान पान के बारे में जो जानकारी जुटाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो पूरा वनस्पति विज्ञ कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रश्न आएगा 1 नंबर का कि वनस्पति विज्ञान के अध्ययन या फिर खाना संबंधित या पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, तो पूरा वनस्पति विज्ञ कहते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से अनाज मिले हैं, तो गेहूं है, जौ है, दाल है, सफेद चना है और तिल, ये आपको हड़प्पा सभ्यता से मुख्यतः देखने को मिलता है, ठीक है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए, तो गुजरात से क्या मिला है, बाजरा, तो गेहूं, इनके साथ में आप बाजरे को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए चावल के अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, चावल जो है वो पाया तो गया है लेकिन अपेक्षाकृत कम पाया गया है, ठीक है। तो अब आपके सामने प्रश्न आ गया कि हड़प्पा सभ्यता से जो फसल या अनाज मिला है उनके नाम लिखिए, तो आपका उत्तर क्या होगा, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल। अपेक्षाकृत कम है लेकिन प्राप्त तो हुआ है ना, प्राप्त हुआ है, तो अपने को प्राप्त क्या क्या हुआ उनके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां में मवेशियां, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां शामिल हैं, ठीक है। अब इनकी अगर हड्डियां मिली हैं तो मतलब ये अपन जान सकते हैं कि हड़प्पा निवासी जो थे वो कौन कौन से जानवरों का पालन करते थे या वो कौन कौन से जानवर को जानते थे। तो जिनके अवशेष मिले हैं उनके बारे में ही पुरातत्वविद है उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि भेड़, बकरी, भैंस, सूअर से वो उनकी हड्डियां मिली, मतलब ये इनसे ज्ञात थे और इनका पशु पालन भी करते थे। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलते हैं कि सभी जानवर पालतू जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। देखिए पालतू जानवरों की हड्डियां मिली है लेकिन साथ ही साथ और किसकी मिली है, वराह यानी कि सूअर की हड्डी भी मिली है, हिरण की हड्डी भी मिली है और घड़ियाल की। अगर आपसे पूछा जाए कि जानवरों किन किन जानवरों की हड्डियां मिली तो आपका उत्तर क्या होगा, ये सभी जानवर जो आपके सामने मैंने गोले कर रखे हैं वो सभी जानवर हो जाएंगे। लेकिन वो कहे कि पालतू है ना, पालतू प्रजातियां, ठीक है, तो इसमें भेड़, बकरी, भैंस, सूअर वगैरह इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके जीवन निर्वाह के तरीकों की बात कर रहे थे अपन। चलिए हाँ, जीवन निर्वाह में पशुपालन, खान पान, रहना वगैरह सब आएगा, लेकिन जीवन निर्वाह में अपन मुख्यतः कृषि, क्योंकि इनकी जो मुख्यतः इनकम का सोर्सेस था वो कृषि आधारित, लेकिन ये नगरीय आधारित सभ्यता थी, ये आप ध्यान रखें। व्यापार का केंद्र भी था, अपन बाद में पढ़ेंगे इसमें। चलिए आगे बात करते हैं अपन। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है, ठीक है। मछली की हमने बात की थी क्योंकि इनके खाने में शामिल थी मछली, तो मछली की हड्डियां मिलेगी, ठीक है, और पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। तो ये हमने जीवन निर्वाह के तरीकों में, अब इसी में अपन आगे चलते हैं। जीवन निर्वाह के तरीके में भी अपन बात करें, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, कृषि प्रौद्योगिकी की बात करते हैं अपन। देखिए कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं।
और कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप एक बार वीडियो थोड़ा सा पीछे करें या वीडियो को ज्यादा स्पीड करके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कृषि के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि के बारे में कि कृषि किस प्रकार से करते थे उसके बारे में। चलिए, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं पर वास्तविक कृषि विधियां विषय स्पष्ट रूप से जानकारी मिलना कठिन है। अपन बात करते हैं कि जैसे अनाज मिले हैं, अनाज मिले मतलब ये कृषि तो करते ही थे, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन अब वास्तविक इनकी कृषि की जो विधियां हैं उनका अपन पता नहीं लगा पाते क्योंकि इतनी सारी चीजें अपन को नहीं मिली है। जैसे सभ्यता नष्ट हो गई, बाढ़ वगैरह भूकंप जो भी आया तो उससे वो सभ्यता नष्ट हो गई। अब उसकी खुदाई की है, मिट्टी भर गई, वो चीजें मिली तो है लेकिन उतनी प्रॉपर रूप से नहीं मिली। तो कृषि तो करते थे ये तो कंफर्म है, लेकिन वास्तविक उनकी विधियां कौन कौन सी थी उसके बारे में अपन पता नहीं लगा सकते। ठीक है, मुहर, देखिए मुहर और मुद्रा के बारे में अपन बात करेंगे बाद में, जब इनकी शिल्पकला के बारे में अपन बात करेंगे तब। मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, वृषभ, ठीक है, बैल के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। देखिए इन्हें वृषभ की जानकारी थी, वृषभ का मतलब क्या है, बैल मतलब इनको बैल की जानकारी थी, वृषभ के बारे में जानकारी थी, तो फिक्स है कि अब वो उसका प्रयोग एक ही जगह करते होंगे क्योंकि मोस्टली बैल का प्रयोग तो अपन खेत जोतने के लिए या माल ढोने के लिए करते हैं। तो अपन इससे अनुमानित लगा सकते हैं कि खेत जोतने के लिए इसका प्रयोग किया गया होगा। साथ ही चोलिस्तान से कई स्थलों और बनावली हरियाणा में मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त हुए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मिट्टी से बने हुए हल भारत में कहां से प्राप्त हुए, भारत से बाहर कहां से प्राप्त हुए? तो एक तो चोलिस्तान से प्राप्त हुए हैं मिट्टी के हल और एक बनावली से प्राप्त हुए मिट्टी के हल। तो मिट्टी के हल कहां से प्राप्त हुए? बनावली, हरियाणा और चोलिस्तान से। ठीक है, छोटे छोटे प्राप्त हुए खिलौनों के रूप में। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन यानी कि कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, इनके शाब्दिक अर्थ के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि कालीबंगा जो राजस्थान के सबसे उत्तरी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, गग्गर नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे नामक स्थान पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज दिन तक सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? तो कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं, आरंभिक हड़प्पा के स्तरों से संबंधित है। ठीक है, तो यहां तक हमने कृषि प्रौद्योगिकी में पढ़ा कि कृषि के संकेत मिले तो है लेकिन प्रॉपर विधियां नहीं मिली है। साथ ही साथ मिट्टी, ये बैल से परिचित थे और साथ ही साथ मिट्टी के हल भी मिले बनावली और चोलिस्तान से। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अवशेष मिला है वो है अपने कालीबंगा राजस्थान से, जहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। चलिए यहां तक पहुंच चुके थे, अपने कृषि में ही पढ़ रहे हैं आगे, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि सर आप बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं या बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं या कोई क्लियर चीज नहीं दिख रही है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से थोड़ा सा कमेंट कर लीजिएगा या फिर, है ना, बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा उसमें और कंटेंट में थोड़ा सा अच्छे से सुधार कर सकूं। चलिए कृषि प्रौद्योगिकी में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको, चलिए ठीक है, चलो कृषि प्रौद्योगिकी में इस खेत में हल की रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण काटते हुए, समकोण का मतलब ग्रिड पद्धति में, इस प्रकार से अपन हल चलाते हैं तो इसी प्रकार से काटते हैं। नालियों की विशेषता भी ऐसी है, अपन पढ़ेंगे नालों के बारे में तब बात करेंगे। समकोण काटते हुए विद्यमान थे जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। इंपोर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता में एक साथ इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं एक दूसरे को समकोण काटती हुई। ठीक है, तो अपन इससे अनुमानित लगा सकते हैं कि यह हड़प्पावासी एक साथ दो फसलें उगाने, है ना, उगाते थे। ठीक है, तो एक साथ दो फसलें। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया है। ठीक है, इसमें जो औजारों आपके बुक्स में उसके चित्र दे रखे हैं, पत्थर और हड्डियों से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, धातु, उस समय तांबे के बारे में परिचित हो चुके थे, तो तांबा जो खेतड़ी झुंझुनू से मंगाया जाता था उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, वे धातु के औजारों का प्रयोग भी करते थे, साथ ही साथ हथियार के औजार किससे बनते थे? अपने हड्डियां। ठीक है, पाषाण काल में पत्थर, ठीक है, तथा धातु, और धातु में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तांबा। ठीक है, तो इसके बारे में भी अध्ययन मिलेगा। चलिए, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान का एक स्थान है शोरतुगई,
जो मैंने मैप पढ़ाया उसमें स्पेशल तरीके से मेंशन भी किया है कि भारत के पास पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो कि भारत के साथ में सीमा बनती है भूमध्य रेखा, ठीक है, तो वहां पर शोर तो गई। तो हड़प्पा स्थल में नहरों के अवशेष मिले हैं। तो नहर के अवशेष कहां से मिले देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अब मैं वापस बता रहा हूं, देखिएगा एक बार यहां पे मैं लिख रहा हूं कौन कौन से अवशेष मिले, देखिएगा। सबसे पहला जूते हुए खेत, ठीक है, वो कहां मिले, कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में। दूसरा मिट्टी के हल, मिट्टी के हल कहां से प्राप्त हुए हैं, बनावली। बनावली कहां पर है, हरियाणा। और एक और है चोलिस्तान, ठीक है, ये भारत का स्थान नहीं है, ये पाकिस्तान का है। फिर तीसरे नंबर पर नहरों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, ये है शोरतुगई, ठीक है, शोरतुगई, शोरतुगर है अफगानिस्तान में। तो ये 3 अभी तक अपने 1 नंबर के प्रश्न में व्यवस्थित तरीके से पूछा जाएगा कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के हल कहां से प्राप्त हुए हैं और नहरों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जब हम एमसीक्यू बैच लेंगे, एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्याय लेंगे, 30 मिनट की क्लास रहेगी लगभग, उसमें अपन 50 प्रश्न कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसमें अपन बात करेंगे, उसमें प्रश्न आएगा कि जूते हुए खेत कहां से के साक्ष्य कहां से मिले हैं, मिट्टी के हल कहां से प्राप्त हुए हैं, नहरों के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं, उसके बारे में अपन वहां विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अपन। चलिए, कुछ औजारों के चित्र भी है, देखिए आपके सामने, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। धोलावीरा गुजरात से भी प्रश्न बनेगा। धोलावीरा गुजरात, जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचरण हेतु किया जाता था। इंपॉर्टेंट है कि जलाशय कहां से प्राप्त हुए, जलाशय का मतलब है तालाब। अब ये क्यों बनाए जाते थे, पानी स्टोर करने के लिए, ठीक है, पानी स्टोर करने के लिए इन जलाशयों का प्रयोग किया जाता था ताकि सिंचाई की जाए। और जलाशय कहां से मिले हैं, धोलावीरा, धोलावीरा से स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है, ये गुजरात है, गुजरात से, ठीक है। तो 4 चीजें देखी हमने, जुते हुए खेत के साक्ष्य, हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य हो गए, मिट्टी का हल हो गया, उसके अलावा नहरों के प्रमाण हो गए, जलाशयों के प्रमाण हो गए, ठीक है। तो अभी तक हमने निर्वाह के तरीके के बारे में बात की, जीवन निर्वाह का पूरा हमने तरीका पढ़ लिया है कि उनका खान पान क्या था, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, कृषि कैसे थी, कौन कौन से पालतू जानवर थे, ठीक है। कृषि में किन किन तकनीकों का, वैसे तकनीकों का तो ज्यादा ज्ञान मिलता नहीं है, लेकिन जो जो चीजें थी जलाशय, नहरों के बारे में, वो सारी जानकारी हमने पढ़ ली है। अब अपन आज के टॉपिक का अंतिम पॉइंट देखने वाले हैं, ठीक है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहनजोदड़ो। बहुत ही विस्तृत और सबसे सुनियोजित शहर कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो सब, देखिए हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, पहले तो ये, वैसे अपन लोग ये चीज पहले देखनी थी कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि यह सभ्यता जब खोजी गई थी ना, तो सबसे पहले हड़प्पा शहर ही खोजा गया था। तो सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था, 1921 में हड़प्पा। तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ गया, ठीक है। और यह सिंधु नदी के तट पर होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो नामकरण से संबंधित ये तथ्य आपके माइंड से निकाल देना कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हड़प्पा शहर सबसे पहला खोजा गया था। और सिंधु घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे, हड़प्पा तो इसका पहला खोजा हुआ शहर है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर की बात करें अपन, तो सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आप देख सकते हो आराम से, ऋतिक रोशन की बहुत ही अच्छी मूवी बनी हुई है। आप उसमें लाजवर्द मणि के बारे में और वहां के सारे एक श्रृंगी बैल के बारे में सारी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। सभ्यता का अंत कैसे हुआ वो भी उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। आप एक बार मूवी जरूर देखिएगा, शायद देख ली होगी आपने, लेकिन तो भी। और ये हड़प्पा है, ठीक है, एक प्रकार से टीले पर बना हुआ है, 2 भागों में बटे हुआ था ये शहर, ठीक है, निचला शहर और दुर्ग में, उसकी बात भी करेंगे अपन। लेकिन मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहर, एक नियोजित शहरी केंद्र के बारे में अपन बात करेंगे। ये पूरा टीला बना हुआ है, ठीक है,
खुदाई की है तो इसमें से मिट्टी निकाली है, तो ये इस प्रकार से अवशेष बना है। आप आराम से देख सकते हो, शायद आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सेव कर देते हैं इसको, एक मिनट ना, चलिए 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 चलिए, क्वाइट क्वाइट क्वाइट, चलिए अब इसको वापस लेते हैं एक बार। शहर को देख लो आराम से, ठीक है, कैसे क्या बना हुआ है। जूम भी कर लेते हैं इसको, जूम थोड़ा छोटा छोटा तो चाहिए। ठीक है, ये हो गया शहर के। अब बात करेंगे अपन मोहनजोदड़ो के बारे में, सारी थोड़ी सी विशेष जानकारी देंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, दिख रहा होगा शायद आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए हड़प्पा के सबसे प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो शहर के बारे में बात करते हैं अपन। देखिएगा, संभवतः हड़प्पा सभ्यता सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। सबसे अनूठा पहलू क्या है? शहरी केंद्र। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, परंतु सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। मैंने अभी बात की कि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया शहर है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, शाब्दिक अर्थ बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ठीक है, मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, आप बताइएगा। चलिए, बस्ती दो भागों में विभाजित थी। एक भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था। इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर कहा जाता है। ठीक है, दुर्ग छोटा था लेकिन ऊपर की तरफ बनाया गया था। ठीक है, और निचला शहर नीचे की तरफ था लेकिन वो बड़ा भाग था। ठीक है, उसका मैप देखेंगे अपन कि पश्चिम की तरफ तो आपके मिलेगा दुर्ग और पूर्व की तरफ मिलेगा निचला शहर। ठीक है, दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि संरचनाएं कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, दुर्ग में जो संरचनाएं बनी हुई थी वो कच्ची ईंटों की थी, इसलिए वो ऊपर बनाया गया था। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। वैसे दीवार से तो दोनों को घेरा गया था, ठीक है, लेकिन दीवार इन दोनों दुर्ग और निचले शहर को अलग करती है। ठीक है, तो दुर्ग को दीवार से घेरा गया था जो निचले शहर से उसको अलग करती थी। ठीक है, निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। मैंने अभी कहा ना, निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। ठीक है, अधिकतम जो भवन है वो चबूतरे पर बनाए गए थे जो अक्सर नींव का कार्य करते थे, यानी कि जमीन में धंसना वगैरह ऐसे कोई रूप देखने को नहीं मिलते। तो बहुत ही अच्छा सुनियोजित तरीके से उनका माइंड अपने से कहीं गुना अधिक चलता था पहले। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े चबूतरे बनाए, इतने बड़े बड़े घर बनाए, महल किलेबंदी की है, तो स्वाभाविक सा है कि मजदूरों या श्रम की भी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ी होगी। ठीक है, शहर का सारा भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। ठीक है, एक चबूतरा बनाया जाता था, उस चबूतरे के ऊपर ही भवन बनाया जाता था, उसी तक सीमित रहता था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया। पहले बस्ती का निर्माण मतलब चबूतरा बनाया गया अच्छे तरीके से, उसके बाद पूरी बस्ती का निर्माण किया गया था। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है, भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो। ठीक है, ईंटें कैसे बनाई जाती थी? या तो धूप में सुखा करके या भट्टी में पका करके ईंटें बनाई जाती थी। ठीक है, ये एक निश्चित अनुपात में थी। निश्चित अनुपात का मतलब जैसे इनकी लंबाई चौड़ाई वगैरह सब इस प्रकार से, ठीक है, इनका अनुपात निश्चित रहता था। ठीक है, क्रमशः 4 गुनी तो ये चौड़ी होगी, ठीक है, और 2 गुनी इसकी ये हो गई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई होगी। ठीक है, चौड़ाई ऊंचाई 2 गुनी। ठीक है, क्रमशः पूछा जाए कि लंबाई चौड़ाई का क्रमशः तो 4 गुनी और 2 गुनी। ठीक, इस प्रकार अभी जैसे वर्तमान ईंट देखते हैं ना, उस प्रकार से बनाई गई थी। ठीक है, तो ईंटों के बारे में ये सारी जानकारी आपके सामने। तो ये मोहनजोदड़ो का एक शहर के बारे में बताया गया है कि वो कैसा शहर था। चलिए अब अपन इसमें अब नाली निर्माण के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की नालियों के बारे में देखिए, बहुत अच्छी तरीके से नालियां बनाई गई हैं। ये देखिए, क्या अपन भी नहीं बनाते हैं, अपनी नालियां तो देखा घर के बाहर खुल जाती है। गवर्नमेंट अगर कोई नाली निकालने देती है तो अपन घर के बाहर से निकलने नहीं देते, ये तो मेरी जगह है, और हम अपने घर के बाहर से नालियां क्यों निकलने दें? आजकल लगभग सभी लोग मतलब भूखे कह सकते हैं जमीनों के। और प्राचीन समय की बात करें, हड़प्पा सभ्यता से अपने को सीख लेनी चाहिए कि उस समय नालियां कैसी थी, बिल्कुल गंदगी नहीं,
नालियां भी एक दूसरे के समकोण में काटती थी। इतना अच्छा सुनियोजित नगर था। और वर्तमान में अपने इन छोटी सी गली में भी पूरा कीचड़ होता है, मतलब चल नहीं पाते, ऐसे हालात हो रहे हैं। लेकिन आप हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को देखोगे ना तो आंखें खुली रह जाएगी। इंजीनियर कैसे रहे होंगे उस समय के। देखिए पूरी समकोण दिशा में नालियां हैं, तो इस प्रकार से बनी हुई है। ये घर से आ रही है, ये सड़क के हिसाब से चल रही है, ये इस घर से आ रही है, ये इस घर से आ रही है, तो बहुत अच्छे तरीके से। आज तो किसी के घर से बाहर से नाली निकालते तो लड़ाई तैयार है। अब मैं अगर पंचायत का काम कर रहा हूं और मैंने अगर किसी की नाली निकाल दी तो जन्म जन्म का बैर हो गया आपने, तो है ना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से अपने को सीखना चाहिए नालों के निर्माण के बारे में। चलिए बात कर रहे हैं अपन, चलिए अदर वे में नहीं ले हुए आप, लेकिन जो वास्तविकता है उसी की बात कर रहे हैं। नालियों के निर्माण के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। चलिए हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता, सबसे अनूठी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे अनूठी विशेषता अगर पूछी जाए तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे पहला नाली निर्माण, उसके बाद होगा भवन निर्माण, उसके बाद विशाल स्नानागार, इस प्रकार से क्रम से चलेगा। तो सबसे अनूठी पहल है, ठीक है। नियोजित जल निकास प्रणाली थी, नियोजित, अभी बताइए मैंने, नालियां नियोजित प्रकार से बनी हुई थी बिल्कुल अच्छे तरीके से। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति का मतलब मैंने पहले समझाया आपको। ग्रिड पद्धति का मतलब ये होता है एक दूसरे को समकोण में काटना। नाली बनी हुई है तो इस प्रकार से बनी हुई थी व्यवस्थित तरीके से, ऐसे नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई थी। ये ग्रिड पद्धति ऐसी इस प्रकार से सीधी समकोण दिशा में काटती हुई पद्धति से बनाया गया था, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनको अलग अलग है ना बगल आवासों का निर्माण किया गया। पहले नालियां, देखिए कितना सुनियोजित नगर बनाया है। ऐसे नहीं कि पहले घर बना दिए आपने, तो क्या है घर बना दिया, थोड़ी बहुत जगह बचती है उसमें भी अपन कवर कर लेते हैं, है ना। वो भी सड़क के बाहर रैंप उतार देते हैं गाड़ी चढ़ाने का, तो वो सब कुछ देख रहे हो आप वर्तमान में। लेकिन उस समय क्या होता था, पहले सड़कें बनाई जाती थी, नालियां बन गई थी, उसके बाद जगह छोड़ी जाती थी, उनके ऊपर मकान बनाए जाते थे। तो उनका दिमाग कितना आईक्यू लेवल मतलब कितना आगे था उनका, ठीक है। तो ये नाली निकास विकास के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं अपन, है ना, उसी में अपन 3.2 की बात कर रहे हैं। चलो ग्रह स्थापत्य की बात करेंगे अपन कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो जो शहर है उसके ग्रह स्थापत्य के बारे में अपन बात करते हैं। ग्रह स्थापत्य, मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैंने पहले बताया कि दो भागों में बटा हुआ है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता से, एक निचला शहर और एक दुर्ग। जो निचला शहर है वो आवासीय यानी कि लोकल लोगों के रहने के लिए बनाया गया था। इसमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे। आंगन यानी कि इसमें एक कई घरों के बीच में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे, ठीक है। घर के बीच में सबसे आंगन, संभवतः आंगन खाना पकाने, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, यानी कि घर के बीच में आंगन। वर्तमान में तो आंगन का माहौल समाप्त हो गया है, घर छोटे छोटे हो गए, फ्लैट हो गए, लोग शहरों में रहना शुरू कर दिए। तो इससे क्या है कि आंगन समाप्त हो चुका है। पहले पूरा संयुक्त परिवार रहता था, आंगन में छोटे बच्चे खेलते थे, है ना, बूढ़ी दादी माँ बैठती थी, दादाजी बैठते थे, और एक भरा भरा परिवार रहता था। उसी प्रकार का जो आपको अनूठा है ना क्षेत्र दिखाई देता है वो हड़प्पा सभ्यता दिखाई देता है, ठीक है। तो आंगन का प्रयोग बताया कि आंगन किससे लिखा बनाता था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। भूमि तल पर जो फर्स्ट फ्लोर जो बना हुआ होता था उस पर कोई खिड़की नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था, यानी कि मुख्य द्वार से घर के अंदर सीधा अवलोकन नहीं होता था, ठीक है। यानी कि कोई बाहर खड़ा खड़ा आपके घर की गतिविधियों को नहीं देख सकता था। तो कितनी मतलब आधुनिक तकनीक से घरों को बनाया गया था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना हुआ था। हर घर में ये फर्श जो बनाया था वो ईंटों से बनाया गया था। स्नानागार भी होता था, एक विशाल स्नानागार के बारे में भी बात करेंगे, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़कों से जुड़ी हुई थी। यानी कि स्नानागार था, उसमें वेस्टेज पानी या खराब पानी जो निकाला जाता था वो सीधा बाहर नालियों से कनेक्ट था। कुछ घरों में दूसरे जल या छत पर जाने हेतु सीढ़ियों का प्रयोग भी मिलता है, यानी कि घरों में सेकंड फ्लोर पर जाने या एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग भी किया जाता था। उसके भी अवशेष आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद कई आवासों में कुएं भी मिले हैं। देखिए घर में कुएं, यानी कि घर भी संयुक्त परिवार, एक 3-4 परिवार साथ में रहते थे, तो घरों में कुएं भी मिले हैं। अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष बनाए गए थे जिसमें
बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। यानी कि जो कुएं बनाए जाते थे ना, उसके लिए एक ऐसा कक्ष बनाया जाता था जिससे जो राहगीर बाहर जाने वाले लोग थे वो अंदर आकर के पानी पी करके आराम से जा सकते थे। तो कुआं का प्रयोग एक तो घर के लिए भी होता था, प्लस राहगीर यानी कि जो यात्री होते थे आने जाने वाले लोग, उनके लिए भी प्रयोग किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की जो संख्या बताई है ना, वो लगभग 700 कुएं बताए। 700 कुएं, मतलब सोच लो कितना बड़ा नगर होगा ये। और 700 कुएं, एक घर नहीं कह सकते, लगभग 5-6 परिवारों का समूह, उसके बीच में एक कुआं। तो सोच लो 700 कुएं तो कितने परिवार हो गए, कितना बड़ा शहर हो गया ये। तो एक अनूठी बात कह सकते हैं इसके बारे में अपन। ठीक है, चलिए, तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तृत बात की हमने। अब इस मोहनजोदड़ो में ही अपन दुर्ग की बात करते हैं। सॉरी, नक्शा देख लेते हैं पूरा मोहनजोदड़ो को एक बार। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। ठीक है, देखिए ये पूरा नक्शा है। ये तो है दुर्ग। कौन सा भाग है? दुर्ग। इधर जो ये भाग बना हुआ है, जो बड़ा है ना, ये बड़ा भाग है। ठीक है, ये दुर्ग, ये हो गया निचला शहर। ठीक है, तो आप नक्शा आराम से देख लीजिएगा, छोटा है। ठीक है, देख लिया होगा आपने शायद। चलिए अब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं अपन। चलिए, तो ये दुर्ग वाला भाग हो गया, ये निचला शहर हो गया, ये पश्चिमी भाग में है। ठीक है, ये है पूर्वी भाग। इस प्रकार से नक्शा बनाया गया है, आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, लोअर टाउन निचला शहर है। ठीक है, और ये फोर्ट दुर्ग के बारे में। चलिए अब अपन दुर्ग के बारे में देख लेते हैं कि दुर्ग की विशेषता क्या है, क्योंकि प्रश्न सीधा पूछा जाएगा दुर्ग के बारे में। ठीक है, चलिएगा। हाँ, दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाएं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक का मतलब सार्वजनिक लिखा हुआ है। एक मिनट ना, थोड़ा सा इसको वाइट कर लेते हैं, इसको वापस लेके आते हैं। चलिए, ये हो गया सार्वजनिक के बारे में। ठीक है, लगभग अपन इस क्लास को अभी समाप्त करने वाले हैं, बस थोड़ा सा धैर्य और रखेगा। दूसरे पर हम ऐसी संरचनाओं को देखते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः सार्वजनिक कार्य, यानी कि जो सभी लोगों के लिए जो कार्यक्रम होते थे उनके लिए विशेष तौर पर दुर्ग में जो भी इमारतें वगैरह बनाई गई थी उनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसमें एक माल गोदाम है ना, सामान रखने के लिए एक ऐसी विशाल संरचना भी है जो ईंटों से बने हुए केवल निचले हिस्से की शेष है। माल गोदाम मिला, बड़ा माल गोदाम, लेकिन अब ऊपर वाला हिस्सा क्या टूट गया है, या तो वो लकड़ी का होगा शायद, देखिए, या तो संभवतः वो लकड़ी का बना हुआ होगा इसलिए टूट गया होगा, वो पहले से नष्ट हो गया है। उसका सिर्फ नीचे वाला भाग जो है ईंटों से बना हुआ है वो हमें मिला है। साथ ही साथ विशाल स्नानागार भी मिले हैं, विशाल स्नानागार। अब स्नानागार के बारे में अपन बात करते हैं। स्नानागार का मतलब क्या होता है? बाथरूम। अपने तो एक बाथरूम इतना छोटा होता है कि नहाने लगते हैं ना तो ये हाथ इधर टच होता है, ये हाथ इधर टच होता है ना, इतने छोटे छोटे बाथरूम होते हैं अभी। उस समय बाथरूम विशाल स्नानागार, बड़े बड़े स्नानागार, और इनका प्रयोग बहुतायत में भी किया गया था और विशिष्ट तरीके से भी किया गया था। ठीक है, विशाल स्नानागार आंगन में बना हुआ था। आंगन यानी कि बात की थी हमने आंगन में, सभी कमरों के बीच में ये आयताकार होता था। ठीक है, चारों ओर एक गलियारे से घिरा होता था, गलियारा भी होता था पानी आने के लिए, पानी निकासी के लिए। ठीक है, जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर से दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां भी बनी थी। देखिए, इतना बड़ा जलाशय यानी इतना बड़ा स्नानागार जिसमें है ना कि अंदर जाने के लिए सीढ़ियां तक बनी हुई थी। घर के अंदर भी स्नानागार है, बाथरूम है बड़ा वाला, उसमें भी जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। सोच लो कैसा बनाया होगा उसको। जलाशय के किनारों पर ईंटों
को जमा करके तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग किया है, जिसे सीलन नहीं आए, जिप्सम का प्रयोग किया है। ठीक है, इसे जलबद्ध किया गया है, यानी कि चारों तरफ से बांधा हुआ भी है। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं, जिनमें एक में एक बड़ा कुआं तथा जलाशय से पानी बड़े नाले से बहकर जाता था, यानी कि कुएं से पानी जलाशय में आता है, जलाशय का मतलब स्नानागार से खराब पानी नालियों के माध्यम से बाहर जाता है। इतनी अच्छी नगर नियोजन, प्रश्न आता है कि मोहनजोदाड़ो के नगर नियोजन के बारे में बताइए, तो आप ये सारी चीजें उसमें लिखोगे। उनका नगर नियोजन में नालों का निर्माण, विशाल स्नानागार, भवन निर्माण, इन सभी चीजों को आप उसमें आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं अपन। इसके उत्तर में एक गली की दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना भी थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे, यानी कि एक साथ 8 स्नानागार भी मिले हैं। ठीक है, एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार। ठीक है, प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ बनने एक नाले में मिलती थी, यानी कि 4-4 के 2 कॉम्बिनेशन में 2 स्नानागार मिले हैं, जिसमें 8 स्नानागार है, और उनकी जो नालियां हैं वो सीधे नाले से मिलती थी, यानी कि बाहर सड़कों पर जो नालियां बनाई थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के एक साथ मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार का विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। यानी कि जब एक साथ 8 स्नानागार मिले तो मतलब अपन पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि यह स्नानागार किसी अनुष्ठानिक के लिए किया जाता होगा। ठीक है, तो 8 स्नानागार मिलना मतलब एक के लिए तो होगा ही नहीं, एक घर के लिए तो हो ही नहीं सकता, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए, तो अनुष्ठान यानी कि कुछ ऐसे अच्छे कामों के लिए वगैरह इनके लिए प्रयोग में किया जाता होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपने हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के बारे में विशिष्टता बात हो गई। चलिए, तो आज के लिए काफी है ये। ठीक है, लगभग हमने 3 टॉपिक पर बात कर ली है। ठीक है, और अब अपन इसी कड़ी में अगली क्लास में मोहनजोदड़ो के बाद में अपन सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसी क्लास से जुड़िएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी इस वीडियो के नीचे दे रखे हैं, आप आराम से उन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नियमित क्लास चलेगी, मैंने पहले बोल दिया है कि एक चैप्टर के कम से कम 3 या 4 लेक्चर बन सकते हैं। उसके अलावा उसके एमसीक्यू बैच, यानी कि लगभग 40-50 एमसीक्यूज के लिए एक क्लास अलग से लगेगी, जो 30-40 मिनट की वो भी रहेगी। तो लगभग 4-5 वीडियो में अपन एक पूरा अध्याय कंप्लीट करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। हर संडे को एमसीक्यूज की क्लास चलेगी, हर चैप्टर की लगभग एक सप्ताह एक चैप्टर चलेगा आपने, तो उस हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार चैनल से जुड़िएगा, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथी भी जुड़ सके और आप आनंदित तरीके से पढ़ाई भी करें, मस्त भी रहे और अच्छे तरीके से नंबर लाने का प्रयास भी करना है। ठीक है, फर्स्ट आपके जैसे टेस्ट भी होगा आपके अगस्त में, तो उसमें लगभग पहला, दूसरे, तीसरे चैप्टर के बारे में ही आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो अपन 3 चैप्टर लगभग 15 अगस्त तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी क्लास से जुड़े और इसी तरह आप क्लास को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।